कंपाइलर डिज़ाइन के सेशन में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग पी पोल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पी पोल ऑप्टिमाइजेशन को। डेफिनीशन क्या है इसकी, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पी पोल ये वर्ड जो है, ये टर्म है, ये कहाँ से आया? एक स्मॉल विंडो, पी पोल का मतलब होता है एक स्मॉल विंडो, एक स्मॉल रेंज इंस्ट्रक्शंस की, जिसके अंदर के इंस्ट्रक्शन को आपको ऑप्टिमाइज करना है। पढ़ते हैं इसको एक बार। अ मेथड फॉर ट्राइंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द टारगेट प्रोग्राम by examining a short sequence of target instructions called the p-poll and replacing these instructions by a shorter or faster sequence। तो एक स्मॉल इंस्ट्रक्शन की बात की गई, स्मॉल रेंज की बात की गई है। उस रेंज को पी-पोल कहा गया है। उस स्मॉलर रेंज के अंदर जितने इंस्ट्रक्शंस आए उनके ऊपर आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करके आपको उस कोड को ऑप्टिमाइज करना है। सेकंड पॉइंट कह रहा है द पी-पोल इज अ स्मॉल मूविंग विंडो ऑन द टारगेट प्रोग्राम। एक स्मॉल विंडो है एंड मूविंग विंडो है, लाइक अ स्लाइडिंग विंडो, कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस विंडो के अंदर कुछ और इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस चेंज हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे नेटवर्क में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होती है जो सीक्वेंस नंबर के ऊपर स्लाइड करती है, विंडो सीक्वेंस नंबर के ऊपर स्लाइड करती है। अभी इस इंस्टेंट पे उसके अंदर सीक्वेंस नंबर कुछ और हैं, वो मूव कर जाएगी आगे तो उसके अंदर सीक्वेंस नंबर कुछ और आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं और ये मूविंग विंडो या स्लाइडिंग विंडो उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्लाइड कर रही है। तो अभी उस विंडो के अंदर कुछ और इंस्ट्रक्शन है, अगले पॉइंट पे उसके अंदर कुछ और इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जो आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द कोड इन द पीप-होल नीड नॉट बी कंटिन्यूअस ऑल्दो सम इम्प्लीमेंटेशंस डू रिक्वायर दिस। ये रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं होती है कि पीप होल के अंदर का कोड हमेशा कंटिन्यूअस हो, सारी लाइंस एक साथ आपके प्रोग्राम के फ्लो में उनका जो ऑर्डर है वो एक साथ हो, ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। लेकिन कुछ इम्प्लीमेंटेशन में ये रिक्वायरमेंट होती है कि पीप होल के अंदर के इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूअस हों। बट कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस अगर नहीं है, उनको भी आप एक पीप होल में रख के ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डेफिनेशन का, रिपीटेड पासेस ओवर द टारगेट कोड आर नेसेसरी टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। मतलब आपको हो सकता है कि एक बार में रिजल्ट ना मिले, एक बार में, एक राउंड में, एक पास में हो सकता है आपका कोड ऑप्टिमाइज ना हो, तो आपको अपने पीप होल के ऊपर, आपको उस विंडो के ऊपर रिपीटेड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, तब आपका कोड हो सकता है ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो या कोड को ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। और ये कोई गारंटी नहीं है कि पीप होल ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करने के बाद 100% आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। हाँ, एक इम्प्रूव करने के लिए हम एक एफर्ट करते हैं और रिपीटेड टाइम्स वो एफर्ट किए जाते हैं ताकि आपका टारगेट कोड ऑप्टिमाइज हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको ऑप्टिमाइज कब करना है, व्हेन टू ऑप्टिमाइज। तो नॉर्मली हम लोगों ने अब तक के ऑप्टिमाइजेशन में ये देखा है कि जैसे ही हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लेते हैं उसके बाद आप ऑप्टिमाइजेशन करने का काम स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट कोड के बाद आप कंपाइलर डिज़ाइन के फेजेस के बारे में अगर बात करें तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद अगला फेज है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन ये दो तरह से काम करता है, दो जगह काम करता है। एक तो आप उसी पॉइंट पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जैसे आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया, उसके तुरंत बाद आप ऑप्टिमाइजेशन करने का काम कर सकते हैं। एंड ये काम आप डिले कर सकते हैं जब तक आप टारगेट कोड नहीं जनरेट कर लेते। तो टारगेट कोड को ऑप्टिमाइज करने का जो जो मतलब पीप होल ऑप्टिमाइजेशन का जो एक यूज है कि वो टारगेट कोड को भी ऑप्टिमाइज करता है। तो दो जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बार तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया, उसके बाद आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा आप टारगेट कोड को भी पीप होल ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब आगे इसके जो बेसिक जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, देन एलिमिनेटिंग अनरीचेबल कोड, देन फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशंस, देन अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस एंड फाइनली यूज ऑफ मशीन ईडीएम्स। तो ये कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो नीचे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं पीप होल ऑप्टिमाइजेशन के, या कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आप उस पीप होल पे अप्लाई करके अपने कोड को इम्प्रूव करते हैं, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन। तो वो इंस्ट्रक्शन जो रिडंडेंट है, फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल को देखें जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मूव R0, A एंड सेकंड लिखा है मूव A, R0। तो आपने जब पहला वाला काम कर दिया है तो आपको दूसरे वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी कैन डिलीट सेकंड इंस्ट्रक्शन बिकॉज वेन एवर सेकंड इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द
फर्स्ट वाला जो है वो इंश्योर कर रहा है, फर्स्ट वाला इंश्योर करता है कि वैल्यू ऑफ ए इज ऑलरेडी इन द रजिस्टर R0। तो जब ए की वैल्यू ऑलरेडी R0 में है तो दोबारा उसको मूव करा के R0 में लाने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन है वो रिडंडेंट है, वो एक्स्ट्रा है, उसको आप हटा सकते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे लोड्स और स्टोर्स को जो रिडंडेंट हैं उनको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट था आपका एलिमिनेटिंग अनरीचेबल कोड। तो अनरीचेबल कोड की हम लोग बात कर रहे हैं। अनरीचेबल कोड क्या होता है? तो आपने इससे पहले जो ऑप्टिमाइजेशंस किए हैं उसमें आपने दो तरह के जंप देखे होंगे। पहला जंप कंडीशनल जंप और दूसरा जंप अनकंडीशनल जंप। तो अगर कोई जंप कंडीशनल है तो कंडीशनल जंप के बाद, कंडीशनल जंप के तुरंत बाद एक लाइन जो लिखी होती है वो तब एग्जीक्यूट होती है जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो। अगर कंडीशन, फॉर एग्जांपल ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इफ डिबग इक्वल टू 1 गो टू L1, ये एक तरह का कंडीशनल जंप है। तो कंडीशनल जंप का जो टारगेट है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, एंड कंडीशनल जंप वाले स्टेटमेंट के तुरंत बाद जो लाइन लिखी है ये तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो कंडीशनल जंप के साथ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अनकंडीशनल जंप है, आप नीचे सेकंड पॉइंट पे आइए, अगर गो टू L2 लिखा है तो इस लाइन के तुरंत बाद जो लाइन आएगी इसके ऊपर अगर कोई लेबल नहीं है तो ये लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस केस में तो लेबल लगा हुआ है, L1 लिखा हुआ है, और अगर किसी जगह से किसी और जगह से आप L1 पे आ रहे हैं तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर किसी अनकंडीशनल जंप के बाद कोई लेबल नहीं है तो वो लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ गो टू L2 लिखा होता और ये L1 लेबल यहाँ पे ना होता, केवल लिखा होता प्रिंट डिबगिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये लाइन कभी एग्जीक्यूट ना होती क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं है, केवल आपको बिना किसी कंडीशन के L2 पे भेजा जा रहा है। तो उसके राइट आफ्टर जो लाइन है उस लाइन पे आप कभी नहीं आएंगे अगर यहाँ पे कोई लेबल नहीं है। तो इसको आप एक डेड कोड या अनरीचेबल कोड की तरह ट्रीट करते हैं और आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको यही बताया गया है, एक कंडीशन है इफ डिबग इक्वल टू 1 गो टू L1 एल्स गो टू L2, और L1 में क्या है, प्रिंट डिबगिंग इन्फॉर्मेशन। इसको बस इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं, इस कंडीशन को आप रिवर्स कर सकते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर ये इक्वल नहीं है तो आप L2 पे जाओ, वो पहले लिख दिया गया, इफ डिबग इज नॉट इक्वल टू 1 देन गो टू L2 एंड प्रिंट डिबगिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अनकंडीशनल जंप था उसको हटा दिया गया। गो टू L2 ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसके तुरंत बाद अगर कोई लाइन अनलेबल्ड लाइन है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो अनरीचेबल कोड हो जाएगी। तो हमारा मोटिव ये है कि अगर किसी तरह से आप अनकंडीशनल जंप को हटा पाएं तो ये सिचुएशन अनरीचेबल कोड की नहीं आएगी। तो वही काम आपने यहाँ पे किया, कंडीशन को रिवर्स कर दिया और गो टू L2 जो यहाँ पे एक अनकंडीशनल जंप था वो आपने हटा दिया विद प्रिजर्विंग द मीनिंग। आपके दोनों कोड का मीनिंग सेम है, आपने इसकी जगह पे अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे इस तरह के कोड से। तो ये था कि आप अनरीचेबल कोड को कैसे एलिमिनेट करते हैं। आगे आपका थर्ड पॉइंट है फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में कई तरह के जंप हो सकते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब कि कई तरह के केस हैं, फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूसेस जंप टू जंप, एक जंप दूसरे जंप पे पहुंचा रहा है, जंप्स टू कंडीशनल जंप्स एटसेट्रा। तो बहुत सारे जंप्स हो सकते हैं, आप देखें कि आप इनको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं नीचे। अगर कभी ऐसा लिखा है गो टू L1 और L1 में लिखा है गो टू L2 तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली विद गो टू L2। एक लाइन आपने सेव कर ली, अभी यहाँ पे कहा जा रहा है गो टू L1, पहले आप L1 पे जाएं और L1 पे कहा जा रहा है कि आप L2 पे जाएं। तो ये जंप दो बार जंप कराने की क्या रिक्वायरमेंट है, आप एक ही बार जंप करा दिए गो टू L2, डायरेक्टली यू कैन राइट गो टू L2। ये लाइन नीचे वाली लिखनी पड़ेगी L1 गो टू L2, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हो सकता है किसी और जगह से आप L1 पे आ रहे हो, कोई और कंडीशन प्रोग्राम में कहीं और से आपको L1 पे भेज रही हो, तो आप इस लाइन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं और इसके बाद जब आप L2 पे आते हैं तो इन दो जंप को आपने मिनिमाइज कर दिया सिंगल जंप से गो टू L2। इसी तरह से आप अगला देखें, यहाँ पे एक कंडीशनल जंप है, इफ a लेस देन b गो टू L1 और L1 पे कहा जा रहा है गो टू L2, वही काम यहाँ भी कर दीजिए, इफ a लेस देन b गो टू L2। दो जंप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंडीशनल जंप के बाद एक आपको एक और जंप दिया गया है तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं इफ a लेस देन b गो टू L2 और L1 कंडीशन एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि हो सकता है कहीं और से ये प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है, हो सकता है प्रोग्राम में कहीं और से आप इस L1
को रेफर कर रहे हो, तो इसलिए L1 वाले लेवल को हम नहीं हटा सकते। लेकिन हाँ, आप इस कंडीशन के बाद आप L1 पे जाएं, फिर L1 पे कहा जा रहा है कि आप L2 पे जाएं, इसको आपने जरूर ऑप्टिमाइज कर दिया है। इफ a लेस देन b गो टू डायरेक्टली L2। तो इस तरह से आप एक और देख लें, नीचे गो टू L1 लिखा हुआ है, फिर इफ a लेस देन b गो टू L2। तो डायरेक्टली आप गो टू L1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप L1 पे आके ये काम करें, डायरेक्टली आप इसी जगह पे ये काम कर दें, इफ a लेस देन b गो टू L2 एंड फाइनली गो टू L3। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आप फ्लो ऑफ कंट्रोल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक ऑप्टिमाइजेशंस हमारे पास हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप किसी भी तरह से जो सिंप्लीफिकेशंस के जो टास्क हैं किसी भी लेवल पे, छोटे लेवल पे भी आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल के साथ हम इसको पढ़ेंगे। इस पॉइंट पे आते हैं। हाँ, कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू एक्स प्लस जीरो एक आइडेंटिटी है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। x इक्वल टू एक्स इंटू वन को लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस अगर पीप होल में हैं तो वो एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये x की वैल्यू को अल्टर नहीं कर रहा है, ये भी उसी तरह से x की वैल्यू को अल्टर नहीं कर रहा है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग रह के ये चेक कर सकते हैं पूरे कोड में कि कौन कौन से ऐसे सिंप्लीफिकेशंस हैं। एक और नाम यहाँ पे लिखा है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को किसी चीप ऑपरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा है, इस टर्म के बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात की है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को आप चीप ऑपरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन करने में एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, आप उसको एडिशन से रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द कोड, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कुड बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड इन द पीप होल। द पीप होल ऑप्टिमाइजर एलिमिनेट 3 एड्रेस कोड सच एज x इक्वल टू एक्स प्लस जीरो और x इक्वल टू एक्स इंटू वन इन द पीप होल। तो इस तरह से रिडक्शन इन स्ट्रेंथ का काम भी आप करा सकते हैं और इस तरह की आइडेंटिटीज को आप अपने पीप होल से हटा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या था। लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ मशीन ईडीएम्स। इनके बारे में बात करते हैं। मशीन ईडीएम्स किसको कहा गया है? कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंस्ट्रक्शंस आपके पास हो सकते हैं। लाइक आपको किसी वेरिएबल में कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक रजिस्टर की वैल्यू में किसी वेरिएबल आई, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। आई इक्वल टू आई प्लस वन लिखा है, तो कोई वेरिएबल आपके पास आई है, उसकी वैल्यू को आपको बाई वन इंक्रीमेंट करना है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप आई की वैल्यू को एक रजिस्टर में लोड करेंगे, फिर उसमें वन ऐड करेंगे, ऐड वन करेंगे, फिर उसको वापस जाके स्टोर करेंगे। तो 3 पार्ट में आप ये काम कर सकते हैं। आई इक्वल टू आई प्लस वन करने का काम आप 3 पार्ट में करेंगे। पहले आप लोड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर आप स्टोर करेंगे। अगर आपके पास मशीन स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शन है, ऑटो इंक्रीमेंट ऑपरेशन आपके पास है, ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेशन आपके पास है, तो आप एक ही लाइन में एक ही इंस्ट्रक्शन से ये काम करा सकते हैं कि जो आई की एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो आपको 3 स्टेप में ये काम नहीं करना है कि आप पहले लोड करें, फिर ऐड करें, फिर स्टोर करें। आप डायरेक्टली 1 उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन में 1 ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए पीप होल के बारे में कि पीप होल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसके साथ आप उसको परफॉर्म करने के लिए आप कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो वास्तव में जो हम लोगों ने नीचे 5 पॉइंट देखे हैं जिनको हमने इसके एट्रीब्यूट्स के साथ पढ़ा है कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस करके आप पीप होल ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या थी कि पीप होल ऑप्टिमाइजेशन आप कब करें, तो या तो आप इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद ही ऑप्टिमाइज कर दें, या आप जब आपने टारगेट कोड जनरेट किया है आप उस समय ऑप्टिमाइज करें। ये चॉइस है आपके पास। आप टारगेट कोड को, फॉर एग्जांपल रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन आपको करना है, तो आप टारगेट कोड में देखिए कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको, आपकी चॉइस है कि आप इसमें से कौन सा ऑपरेशन किस लेवल पे इसको करना चाह रहे हैं और कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे करना सुटेबल है। फॉर एग्जांपल जो डुप्लीकेट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे अभी हमने देखा था मूव ऑपरेशन 2 बार लिखा था, 1 बार हम हटा सकते थे, तो ये आपने जो टारगेट कोड जनरेट किया वहाँ पे ये काम कर सकते हो। स्ट्रेंथ रिडक्शन का काम आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी कर सकते हो। तो ये आपको तय करना है, आपको देखना है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे वो बेस्ट रिजल्ट देगा।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई पीप होल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।